नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खबर उत्तराखंड में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए ब्रिटेन दौरे के बाद अब मुख्यमंत्री दुबई दौरे पर जाने वाले हैं, जहां कई बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और उनके साथ करार भी करेंगे। इससे पहले ब्रिटेन दौरे पर सीएम ने 12,500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए अलग अलग कंपनियों के साथ MOU साइन किया था, जबकि दिल्ली में हुए इन्वेस्टर्स मीट में मुख्यमंत्री ने 7,000 करोड़ के निवेश के करार किए थे। अपने दुबई दौरे से पहले सीएम ने कहा कि दुनिया भर में कई ऐसे बड़े उद्योग घराने हैं जो भारत में निवेश करना चाहते हैं। धीरे धीरे अब सभी क्षेत्रों में, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में लोग उत्तराखंड के लिए आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और हमारा भी प्रयास है कि सभी संस्थान जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, अलग अलग निवेश अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, उद्योग समूह चलाते हैं, वो सभी उत्तराखंड आए। और हमारी सरकार ने पहले से भी उन्हीं सब लोगों की सुविधा के अनुसार नियमों में शिथिलता भी करी है, उदार भी किया है, नियमों को बदला भी है। और लगातार हम उनसे कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। और हमारा यह भी प्राथमिकता है कि उन सभी को कहीं ना कहीं सरकार प्रोत्साहित करे और राज्य के अंदर जो भी सुविधाएं हम दे सकते हैं हम उनको देंगे। आज भी जो यहाँ पर नया इन्वेस्टमेंट आया है, नया इन्होंने उद्घाटन किया है, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है कि इनका NCR में इसी प्रकार का ऑफिस है। ये ऑफिस यहाँ भी खुला है। निश्चित रूप से एक नई शुरुआत हो रही है जो हमारे राज्य के लिए एक अच्छा है और इसके लिए शुभ संकेत है, सकारात्मक। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पितृ अमावस्या पर हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने अपने सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध के लिए तर्पण पूजन किया। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं हर साल नारायणी मंदिर में आता हूं और ये कोशिश करता हूं, लेकिन लास्ट टाइम में आ नहीं सका। आज आकर मैंने अमावस्या की तिथि पर सारे पितरों को पूजा की। और इन्होंने कहा कि हमारे सनातन की परंपरा है और इस परंपरा का निर्वहन करते हुए हमें अपार आशीर्वाद मिलता है। करता हूँ नारायण शिला में। लास्ट टाइम तो मैं आ नहीं सका, इस बार भी आके अमावस्या का तिथि में सारे पितरों का पूजा किया। यह हमारा सनातन का परंपरा है और यह परंपरा को निर्वहन करते हुए हमें अपार आशीर्वाद मिलता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मसूरी टेलीफोन एक्सचेंज के पास अंग्रेजों के द्वारा, आपको बताते चले कि जमाने की गर्ग डिस्पेंसरी को नगर पालिका में ध्वस्त कर दिया गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने पार्षद के साथ डिस्पेंसरी स्थल पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और इस दौरान पार्षद ने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष ने डिस्पेंसरी से लगे होटल संचालक से किसी भगत कर लाखों रुपए का षड्यंत्र रचा है और जिसकी जांच होनी चाहिए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाकर धरना प्रदर्शन खत्म कराने की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े रहे। ताज्जुब होगा आपको, मसूरी के तमाम लोगों को, कि मसूरी के हजारों हजार लोगों का और लाखों जो हमारे देश और विदेश के पर्यटक आए, उनके बच्चों का डॉक्टर गर्ग ने यहाँ इलाज किया। मेरे दोनों बेटे आज 30-32 साल के हो गए, मेरे बच्चों को इन डॉक्टर गर्ग ने इस इंडस्ट्री ने बचाया। और जैसे मेरे बच्चे होंगे, मसूरी का हर, क्योंकि यहाँ डॉक्टर था ही नहीं कोई। जी, मैं पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता जी की भ्रष्ट नीतियों से मेरे साथ साथ जनता भी त्रस्त हो रही है। पिछले 5 वर्ष से हम सब ये झेलते ही आ रहे हैं। आप देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, जिस स्वास्थ्य के कारण, स्वास्थ्य को लेके हम अपनी कोई भी एक्टिविटी कर पाते हैं, आज उसको रातों रात एक क्लिनिक को ध्वस्त कर दिया गया है। तो ये एक गलत कार्य प्रणाली है। मेरा कहना है कि यदि आप सही थे तो आपने दिन के उजाले में काम क्यों नहीं किया।
वहीं मसूरी में अग्रवाल महासभा युवा प्रकोष्ठ ने महाराजा अग्रसेन की 5147वीं जयंती की पूर्व संध्या पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। महाराजा अग्रसेन जयंती पूर्व संध्या पर पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन युवा प्रकोष्ठ द्वारा पितरों की शांति और पूर्वजों की पूजा अर्चना का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर अग्रसेन महाराजा की मूर्ति पर शाल और पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमित सिंगल ने बताया कि यह दूसरा साल है जब आप सामूहिक रूप से पितृ विसर्जन का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम पितरों के निमित्त एक भंडारे का आयोजन किया गया था। वैसे तो हर कोई अपने घर में भंडारे का मतलब पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ निकालता है, ब्राह्मणों को देते हैं, गौ ग्रास निकालते हैं, लेकिन हमारा एक उद्देश्य ये होता है कि हम सब लोग अग्रवाल परिवार के लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर उस प्रोग्राम को करें जिसकी हम सबके पितृ एक ही हैं। महाराजा अग्रसेन हम सबके पितृ हैं और हम चाहते हैं कि उन सबको एक साथ इकट्ठे होकर एक परिवार के साथ उसका पूजन करें। वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 15, 16 और 17 अक्टूबर को मौसम का मिजाज बदलेगा और इन 3 दिनों में मैदानी जिलों में हल्की बारिश तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है कि 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी अधिक देखने के लिए मिलेगी। वहीं कहीं पर तेज हवाएं चलने वाली संभावना है तो कहीं पे नर्म रहने वाला है और इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 14 तारीख अक्टूबर की है, तो आज तो मौसम साफ रहने वाला है प्रदेश में। लेकिन कल 15 तारीख से देखेंगे अक्टूबर की, तो जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो आ रहा है, उसकी वजह से 15, 16, 17 में मौसम की कुछ गतिविधियाँ उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। तो 15 को अगर बात करें तो रात शाम से जो है हल्की बारिश और हायर रीचेज में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। इसी तरह 16 को बात करें तो हल्की से मध्यम तक जो बारिश और बर्फबारी वो 16 को भी अनेक जगहों तक में देखने को मिलेगी और 17 में जो एक्टिविटी वो कम हो जाएगी, कुछ जगहों तक में हल्की वर्षा और बर्फबारी वो देख। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेक्सा वेयर टेक्नोलॉजी के कार्यक्रम में शामिल हुए और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। कंपनी दून बिजनेस पार्क देहरादून के इस उद्घाटन अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे इस क्षेत्र के ये धर्मपुर विधानसभा के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र आता है। यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी और हमारे आईटी के सेक्रेटरी श्री शैलेश बगोली जी, निदेशक ITDTA श्रीमती निकिता खंडेलवाल जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री हेमंत जी, नीता जी, सतेंदु मोहंती जी एवं सभी हमारे संस्थान के सभी अधिकारीगण, सभी संस्थान के जुड़े हुए सभी कार्मिकगण और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज जो यहाँ पर अभी स्थानीय कार्यालय यहाँ का आज शुभारंभ हो रहा है, इस अवसर पर आप सभी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन उद्देश्यों को लेकर और जिस सोच को लेकर ये आज कार्यालय यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये कार्यालय अपने उद्देश्यों को अवश्य प्राप्त करेगा, उसमें सफल होगा। भाइयों बहनों, हमारे लिए जो प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है वो आज पूरे देश के लिए लोगों को कहीं ना कहीं सशक्त बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा करने का एक माध्यम है। और जिस प्रकार से आज दुनिया बदल रही है, जिस प्रकार से लगातार पूरे विश्व के अंदर नए नए आविष्कार हो रहे हैं, ऐसे समय में यह जरूरी है कि हम सब भी कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता का ये मंत्र मानकर इस मंत्र को
अंगीकार करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि आज हमारा देश जिस प्रकार से आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और जिस नए भारत की बात हम सब करते हैं, आज जिस नए भारत में और नए भारत में भी जो ये हमारा अमृत काल प्रारंभ हुआ है, जिसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत काल, और इस अमृत काल को हम कर्तव्य काल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जहां अभी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, आज़ादी के 75 साल अभी हमने पूरे किए और इन 75 सालों में देश के अंदर अनेकों उपलब्धियां हमको प्राप्त हुई हैं और इस अमृत काल में हमको नए भारत की ओर बढ़ना है। नया भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, ऐसा भारत जो दुनिया को दिशा देने का काम करे, दुनिया को एक राह दिखाने का काम करे और दुनिया को हर फील्ड में एक लीडरशिप देने का काम करे। तो ये भारत न टेक्नोलॉजी में सिर्फ कंज्यूमर है, बल्कि नया भारत टेक्नोलॉजी के विकास में और उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी एक एक्टिव भूमिका निभा रहा है। इसका स्पष्ट प्रमाण है कि हमारे हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, देखिए इसमें मेड इन क्या लिखा है। अगर हम देखेंगे तो हमको दिखेगा अधिकतर मोबाइलों पर क्या लिखा होता है अब जो है जो नया आ रहा है उसमें मेड इन इंडिया भी लिखा हुआ। तो धीरे धीरे हम लोग जो है इस ओर बढ़ रहे हैं और जो भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में और उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में हमारे देश की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। आज 2G, 3G, 4G के समय में भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने दुनिया के सामने एक नया कीर्तिमान बना दिया, नया इतिहास बना दिया, एक बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र में हासिल की और 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल जो स्टैंडर्ड है वह भी भारत तय कर रहा है। इस बात का प्रमाण आप सबको पता होगा जब अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं उनके द्वारा 4G और 5G से बढ़कर गुरुजी उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को माना, तो आप सब समझ सकते होंगे कि किस प्रकार से भारत की स्वीकार्यता आज मतलब एक्सेप्टेंस हर फील्ड में बढ़ी है। क्योंकि 4G, 5G ये टेक्निक चाहे कितनी भी नई आ जाए, पर उस तकनीकी को लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा और उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना, उपयोग करना, उसका जिम्मा देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने का जिम्मा यदि सशक्त हाथों में न हो, यानी कि जो टेक्नोलॉजी को सही प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, उन्हीं के हाथों में ये जिम्मेदारी होनी चाहिए और तभी जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका भी ठीक प्रकार से उपयोग हो पाएगा। और अमेरिका के राजदूत का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए कथन इस बात को भी दर्शाता है कि हमारा देश आज सशक्त हाथों में है, आज मजबूत हाथों में है और पूरा देश निश्चिंता से अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आज भारत की जो आंतरिक व्यवस्थाएं हैं, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हों, अन्य मामले हों, वो सारे के सारे एक सशक्त रूप में हैं और सुरक्षित हाथों में हैं। आप सबको याद होगा कि हम जब आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि डिजिटल इंडिया का जो कार्यक्रम है ये केवल एक सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी योजना है। मैं आज इस अवसर पर, चूँकि आज इस डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए इतने सारे लोग एक साथ मिल रहे हैं, तो ये कहना चाहता हूँ कि डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि ये देश के विकास के जो एक दूरगामी जो विजन है उसका भी यह एक महत्वपूर्ण अंग है। इस विजन का जो मूल उद्देश्य है, जो इसका मूल लक्ष्य है, वो टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना है, जो लोगों के लिए काम करेंगे और लोगों के साथ जुड़कर काम करें, उनको भी कहीं ना कहीं इस तकनीकी में पारंगत बनाएं, उनको दक्ष बनाएं, ये सेवा ठीक प्रकार से उनके उपयोग में आ पाए। एक वक्त था
आप सबको याद होगा जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया की बात की थी, तो एक हाई क्लास के कुछ मुट्ठी भर लोग गरीब लोगों की क्षमता पर भी संदेह करते थे कि उन्हें शक था कि गरीब लोग डिजिटल इंडिया का मतलब नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आज, चाहे आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की केंद्र की सरकार हो या पूरे देश के अंदर चलने वाली राज्य की सरकारें हैं, वो देश के सामान्य मानवीय की समझ पर, उसके विवेक पर और उसके जिज्ञासु मन पर हमेशा उनका भरोसा रहा है। और आज हमारे हर क्षेत्र में, चाहे छोटे व्यापारी हों, छोटे उद्यमी हों, लोकल कलाकार हों, कारीगर हो, छोटा बढ़ई का काम करने से पान की दुकान चलाने वाला, खोखा चलाने वाला या सब्जी का ठेला लगाने वाला, ये इन सभी को डिजिटल इंडिया ने एक मंच प्रदान किया है, एक बड़ा बाजार इन सबको उपलब्ध कराया है। और आप सबको भली भांति पता है कि आज पूरी दुनिया का 40% से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर किसी देश में होता है तो वो हमारे देश में होता है, हमारे ही भारतवर्ष में होता है। आज आप किसी दुकानदार के पास लोकल मार्केट में, सब्जी मंडी में, रेहड़ी सेंट पटरी, बड़ा छोटा दुकानदार भी आपसे कहेगा कि कैश नहीं, यूपीआई करा दीजिए। ये नया भारत है। डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में आज इस प्रकार से भारत तरक्की कर रहा है। भाइयों बहनों, टेक्नोलॉजी की ताकत कैसे सामान्य लोगों के जीवन में एक चमत्कार कर रही है। एक मैं कहूँगा कि चमत्कार ही नहीं बल्कि आविष्कार कर रही है, क्योंकि उनके जीवन बदल रही है। और हमारे आसपास भी लगातार ये नज़र आ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में यूपीआई तेज़ी से हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उन सभी का एक हिस्सा बन गई है। यह टेलीकॉम का गेटवे है या डिजिटल इंडिया की नींव है। अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाने का एक माध्यम भी है। हम लगातार देवभूमि में टेक्नोलॉजी के साथ साथ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रयासरत हैं। मुझे उम्मीद है कि हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी का यह कार्यालय आईटी सेवाओं के विस्तार में एक मील का पत्थर साबित होगा। और आपने कहा है, जैसा अभी विनोद चमोली जी ने भी कहा, कि देहरादून में तो हम सभी प्रकार से हेक्सावेयर जो हमारी टेक्नोलॉजी का कार्यालय खुल रहा है, सभी प्रकार से हमारी सरकार हर प्रकार से आपको सहयोग देने के लिए तैयार है। और निश्चित रूप से ये देहरादून हमारा एक ऐसा शहर है कि आप लोग इसके सबसे पहले आने वाले लोगों में से हैं। और आपके आने के बाद निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस प्रकार से यहाँ पर विकास बढ़ा है, जिस प्रकार से यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी बढ़ रही है, आज एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, और तमाम प्रकार से जो यहाँ का हर दृष्टि से आज विकास हो रहा है, वो आने वाले समय में हमको दिल्ली एनसीआर के बहुत नज़दीक लेके जा रहा है। और 2-2.5 घंटे में हम यहाँ से देहरादून पहुँचने वाले हैं। और पिछले दिनों आज जो हम लोग डेस्टिनेशन उत्तराखंड जो हमने प्रारंभ किया है, और उस पर जब लोगों से हमने कम्युनिकेशन किया है, संवाद किया है, तो बहुत सारे लोगों ने आज उत्तराखंड में आने की इच्छा व्यक्त की है। उन सब से बात करने के बाद उनकी जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों के हिसाब से हमने बहुत सारे जो नीतियां हैं, नियम हैं, उसमें भी हमने बहुत उदार रवैया अपनाया है। 30 के लगभग हमने नई नीतियां बनाई हैं। बहुत सारी नई नीतियों को भी हम अमल में लाए हैं। बहुत सारों में हमने संशोधन भी किया है। उसके पीछे हमारा हेतु है कि उत्तराखंड हमारा हर दृष्टि से, आज चाहे कानून व्यवस्था की दृष्टि हो या श्रमिक वर्ग या प्रबंधन वर्ग के बीच का आपस का तालमेल हो, वो सारा का सारा उत्तराखंड में एक पूरे देश के लिए मॉडल के समान है। और यहाँ पर सब लोग काम करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। हम भी सभी उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देते हुए और अंत में हेक्सावेयर परिवार को इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you so much, everyone. I would request our honorable chief guest and all the Hexavarians to accompany us upstairs for the ribbon cutting ceremony. फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।